वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आई थिंक सभी जो है बहुत इंथुजियास्टिक है, जोश में है काफ़ी। तो हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है 10th सीबीएसई और 10th स्टेट दोनों में भी ये जो सीरीज़ है काम में आने वाली है, क्योंकि ये जो चैप्टर है दोनों भी बोर्ड्स के लिए कॉमन है। तो इसके पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। अब ये सेकेंड लेक्चर है हमारा, जिसका टॉपिक का नेम है आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूला। चलिए इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नथिंग बट द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखते हैं वो हमें देखना होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये जो चैप्टर है इसमें आपको किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बनाते हुए आना चाहिए। अगर आपको कंपाउंड का फार्मूला दे दिया जाए तो उसका आपको नेम भी लिखते हुए आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि केमिकल फार्मूला होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको लिखने के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन कहती है अ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर आप इस डेफिनेशन को देखो तो ये हमसे ये कहना चाह रही है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है, हम ले लेते हैं टेबल सॉल्ट जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब ये एक सब्सटेंस है, अब इसका केमिकल नेम तो हमने देख लिया, उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। इसी को अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, और क्लोराइड जो बना हुआ है वो है बना हुआ क्लोरीन से, और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसको आपने रिप्रेजेंट किया है बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स के सिंबल का यूज करके आपने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो उसका सोडियम क्लोराइड का सिंबल क्या हो गया है NaCl, और यही क्या है, यही इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम केमिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे केमिकल फॉर्मूला। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। पहला रहेगा फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब एलिमेंट्स के फॉर्मूला अलग है, केमिकल है ना, और कंपाउंड की फॉर्मूला अलग है। सबसे पहले फॉर्मूला, इन दोनों के फॉर्मूलों के पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आप मैटर को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, अगर आप मैटर को क्लासिफाई करते हो, सो वी कैन क्लासिफाई मैटर इनटू टू टाइप्स। पहला रहेगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा टाइप होता है मिक्सचर, जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। देखिए आपको मैं जो कुछ भी स्क्रीन पे लिखा कर दे रहा हूँ वो भी आपको लिखना है, वो भी आपके नोट्स है, और जो प्रिंटेड है ना ऑटोमेटिक पहले जो टाइप किया हुआ है वही, वो भी आपके क्या है, नोट्स है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस है सारे, आप उसको स्पीड में इंटू 2 के स्पीड में भी देख सकते हो, और अगर आपको पॉज करके लिखना है तब आप पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारे लेक्चर्स देखना है डेली और उसके नोट्स डाउन करना है। अब मैटर को हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई किया, तो हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्लासिफिकेशन है मिक्सचर्स, उसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी सब्सटेंस जो एक ही काइंड के एटम्स या मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, उसमें कोई दूसरे काइंड का मॉलिक्यूल मिक्स नहीं होता है, और जिसमें मिक्स्ड होता है उस कंपाउंड को हम कहेंगे, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर को भी हम क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर,
और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इस बारे में तो हमको पढ़ना नहीं, आप ये इसको ऑलरेडी जो है तो नाइन्थ के चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। अब प्योर सब्सटेंस में हमने इसको क्लासिफाई किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। अगर आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जिन्हें पूरे यूनिवर्स में या अर्थ में जो भी कुछ बना हुआ है वो इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। यही एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं, और ये सारी चीजें इसी चीज से बनी हुई है। तो एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं 3 क्लासिफिकेशन में। पहला रहता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल्स, एंड द थर्ड वन इज मेटोराइट्स। ठीक है, अब यहां पे हमारा जो है तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें 90% मेटल्स है। मेटल्स को हम डिफाइन करते हैं जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या है, मेटल्स है। नॉन मेटल्स जनरली गैसेस स्टेट होते हैं। एयर में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दे आर नॉन मेटल्स। और कुछ मेटोलाइट्स है, मतलब 7 मेटोलाइट्स है, जिसमें कुछ मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है और कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आप मेटल को देखोगे तो इसमें हमको दिखता है कि 3 टाइप के हमको मेटल्स, 3 टाइप तो नहीं, हम कहेंगे कि भाई मेटल्स जो है वो हमेशा आपको दिखाई देंगे मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा सिंगल एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, यानी मेटल का सिंबल भी वही रहेगा और मेटल का फॉर्मूला भी वही रहेगा। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का फॉर्मूला है Na, तो यही इसका सिंबल भी है और यही इसका फॉर्मूला भी है। सिल्वर का सिंबल है Ag, गोल्ड का सिंबल है Au, यही इसका सिंबल है और यही इसका फॉर्मूला है। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स में आप देखोगे जनरली क्या होता है कि डायएटॉमिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, लेकिन हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो है H2, क्योंकि हमें हाइड्रोजन कभी भी एटम्स के फॉर्म में नहीं मिलता है, हमें वो नेचुरली H2 यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है। जैसे आपने देखा है कि बायोलॉजी के अंदर सेल होता है, सेल का जो बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन से बन जाता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज से बन जाते हैं ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है मिलकर एक कंप्लीट बॉडी। वैसे ही एटम्स, अगर एक से ज्यादा एटम्स हो वो बना लेते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एक ही टाइप के एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हो, चाहे वो कितने भी हो, तो वो क्या रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, और उसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट। वैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात कर ले, ऑक्सीजन का सिंबल है O, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, O2 है। नाइट्रोजन का सिंबल है N, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, N2 है। तो जनरली आपको नॉन मेटल्स जो है वो डायएटॉमिक फॉर्म में मिल रहे हैं। एक है एलिमेंट नॉन मेटल जो कि है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है आपको टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, उसको हम कहते हैं P4। और सल्फर आपको ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, उसको हम कहते हैं S8। इसका मतलब क्या होता है कि फॉस्फोरस जो है उसका सिंबल तो P है, लेकिन वो नेचर के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमको मिलता है और उसके मॉलिक्यूल के अंदर 4 फॉस्फोरस के एटम्स होते हैं। वैसे सल्फर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो मिलता है वो हमें 8 सल्फर के एटम से बना हुआ एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है। तो उसका फॉर्मूला S8 हो गया, फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या हो गया, P4 हो गया। समझ में आया। और कुछ है मेटलाइट्स, तो मेटलाइट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल में तो नहीं है, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। और कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड्स को भी हम क्या करते हैं, 3 चीजों में क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला रहता है एसिड्स, सेकंड वन इज बेसिस, एंड थर्ड वन इज सॉल्ट। जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो हमें देते हैं सॉल्ट। ठीक है, अब होता यह है कि एलिमेंट्स बन रहे हैं सेम टाइप के एटम्स से, और उसका जो फॉर्मूला रहेगा उसको हम कहेंगे फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट। और अगर 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होके अगर कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और उसका जो फॉर्मूला रहेगा उसको हम कहेंगे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जैसा एसिड, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक एसिड का HCl।
अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर एक एटम हाइड्रोजन का है, दूसरा एटम है क्लोरीन का। तो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाए हैं और इस फॉर्मूले को हम कहेंगे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। वैसे हम ले लेते हैं बेस, बेस में हम ले लेंगे KOH। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसको हम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होके एक फॉर्मूला बनाया है, जिसमें पोटेशियम का भी एक एटम है, ऑक्सीजन का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है, और तीनों एक कंपाउंड मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है, और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड KOH। सॉल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, NaCl हमने देखा अभी, इसमें दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर एक फॉर्मूला बना रहे हैं, उस फॉर्मूले को हम कहेंगे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एक एटम है सोडियम का, दूसरा एटम है क्लोरीन का। आई थिंक यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट जो है तो थोड़ा क्लियर हो गया हो। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपको डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिल रहा है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिल रहा है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिल रहा है, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। लेकिन फॉस्फोरस आपको P4 के फॉर्म में मिलता है, वैसे ही सल्फर आपको S8 के फॉर्म में मिल जाता है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होकर एक फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, और वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया है, H2O बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, जिसमें 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है। ये तीन एटम्स मिला के कितना है, एक कंपाउंड बना रहे हैं CO2, है ना। तो ये सारे आपको जो टेबल में आपको लिखा के आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सारे टेबल आपको ड्रॉ करना है और उसको नोट डाउन करना है। एक परफेक्ट एक अच्छा सा नोट्स आपको बनाना है, ताकि आपको जब भी एग्जाम्स देने के पहले आपको रिवाइज करना रहा तो आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ। चलिए ठीक है, चलते आगे। जैसे अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, मीथेन का CH4 है, इथेनॉल अल्कोहल जो होता है इथेनॉल C2H5OH होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बन है, 4 क्लोरीन के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर का एटम होता है, कार्बन डाइसल्फाइड 1 कार्बन और 2 सल्फर के एटम्स होते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक मॉडल है ये है वाटर का मॉडल, जिसको हम कहेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। ठीक है, H2O यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, H2O। अब इसमें क्या है कि ये जो रेड कलर का जो बताया हुआ है, ये एटम मान लीजिए कि ऑक्सीजन का एटम है और उसके साइड से 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये ऑक्सीजन का एटम है रेड वाला, और ये कैसे है, हाइड्रोजन के एटम से। ठीक है, तो इसको आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ मॉडल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। द व्हाइट बॉल्स रिप्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स, वेयर एज द रेड बॉल रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मॉडल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि ये कार्बन है, और कार्बन रेड कलर का जो दिख रहा है वो ऑक्सीजन है, और उन दोनों के साथ में वो 2-2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, तीसरा इधर है, चौथा इधर बना, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 एक ऑक्सीजन के साथ, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ में। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देख लीजिए कि ब्लैक कलर का जो है ये हमारा कार्बन है, और इसके साइड में 4 जो है व्हाइट कलर के जो बॉल्स है, दे आर नथिंग बट द हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और एक कंपाउंड बना रहे हैं CH4। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सेंटर में कार्बन है और उसके चारों भी साइड में क्या है, हाइड्रोजन है। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर, CH4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। और ये जो मैंने आपको उसको एलोंगेट करके बताया है, वो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। अब बारी आती है आयंस की। ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, समझने की जरूरत है, तब जाके आपको ये चैप्टर जो है तो कंप्लीटली अच्छे समझ में आएंगे। आयंस क्या होते हैं, मान लीजिए कि एक न्यूट्रल एटम है, आपने ले लिया भाई हाइड्रोजन, ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों भी सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाले है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों भी बराबर है तो वो एटम कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन आपने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो इसमें क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन बढ़ गया, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
तो ऐसे ही हम कहेंगे दो टाइप्स के अलग अलग आयन्स होते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको हम कहेंगे कटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन है उसको हम कहेंगे अनायन। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। अब जरूरी नहीं है कि एक सिंगल एटम ही हो, हमेशा ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं और उनके ऊपर चार्जेस भी हो सकते हैं। कभी किसी ग्रुप ऑफ एटम्स पे प्लस चार्ज हो सकता है, कभी किसी ग्रुप ऑफ एटम पे माइनस चार्ज हो सकता है, एक से ज्यादा भी माइनस चार्ज हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी प्लस चार्ज हो सकते हैं। अब उन सब चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन से आयन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं। अगर हमें इसकी मालूमात रहेंगी, इसका इन्फॉर्मेशन रहेंगी, तब जाके ही हम जो है कोई कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द आयन्स आर, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस पर एक प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं मैग्नीशियम आयन, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, उस पर दो प्लस चार्ज आ गए। क्लोराइड आयन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो गया है, तो उस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए बाहर से, उसमें मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उससे दो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं हुआ है, वो न्यूट्रल एटम नहीं है, उसको हम कहेंगे आयन। ठीक है, चलिए। सो एन आयन इज फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिस वजह से अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो माइनस चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उस पर प्लस चार्ज आता है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स, पहला रहेगा कटायन, दूसरा रहेगा अनायन। कटायन का मतलब होता है ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और अनायन वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं उनके ऊपर उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो हमेशा आप देखोगे कि मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, तो उन पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने ही नंबर ऑफ माइनस चार्ज उनके ऊपर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम का एग्जाम्पल। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 11, और एटॉमिक मास नंबर होता है 23। इसका मतलब एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उतनी ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके पास में, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिसकी वजह से इसका ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आ गया है, 0 आ गया। मतलब ये कैसा है, एक न्यूट्रल एटम होता है। अगर इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो अब ये सोडियम जो न्यूट्रल एटम था वो बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उस पर एक प्लस चार्ज आ गया है। और प्लस चार्ज क्यों आ गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है अब 10 बच गए हैं, 11 थे पहले, अब 10 ही रह गए, और 11 प्रोटॉन जैसे कि वैसे ही। इसका मतलब 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से उसके ऊपर कितना चार्ज आया, +1 चार्ज आ रहा है। सो पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं कटायन। A cation is formed by the loss of one or more electron by an atom. दूसरा point, due to more protons than electrons, a cation has a positive charge on it. All the metal atoms can lose electrons easily, so all the metal elements forms cation. जितने भी metal के elements होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, cation बनाते हैं। Second है anion। anion की अगर आप बात कर लो, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया नॉन मेटल, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के पास में कितने, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है, 17 होता है, और मास नंबर इसका होता है 35.5, ठीक है। अगर उसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास में कितने प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, उनके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आ जाता है, 0 आता है। अगर उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर उसमें ऐड हो जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, जिसकी वजह से उस पर ओवरऑल चार्ज आ गया है -1। इसको हम कहेंगे अनायन, और उस पर -1 चार्ज है। सो एन अनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू मोर electrons than protons, an anion has a negative charge on it.
most of the non-metals atoms can gain or accept electrons easily, so most of the non-metals elements form an ion. अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है most of the non-metals, इसलिए क्योंकि कभी कभी नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज भी करते हैं। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो जो है तो नेगेटिवली चार्ज यानी कि अनायन ही बनाए, कभी कभी वो कटायन भी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन। अगर उसके ऊपर उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो जाता है तो उस पर एक माइनस चार्ज आता है, उसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आयंस को हम दो अलग टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला रहेगा सिंपल आयन और दूसरा रहता है कंपाउंड आयन। सिंपल आयन का मतलब होता है ऐसा आयन जिसमें सिर्फ एक एटम इंक्लूडेड है, उस आयन को हम कहेंगे सिंपल आयन। अब सिंपल आयन में कटायन भी हो सकता है और अनायन भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ओनली सिंगल एटम, है ना, सिंगल आयन होना चाहिए, सिंगल आयन होना चाहिए। कंपाउंड आयंस में क्या होता है, पॉली एटमिक होता है। सिंपल आयंस मोनो एटमिक होता है, कंपाउंड आयंस पॉली एटमिक होता है। मान लीजिए कि NH4, तो NH4 पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये भी एक आयन है, लेकिन इसको हम कहेंगे पॉली एटमिक आयन, या दूसरा नाम क्या है इसका, कंपाउंड आयन। तो इसमें एक से ज्यादा एटम्स है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड आयंस। सो पहला है सिंपल आयन जिसको हम कहेंगे मोनो एटमिक आयंस। Those ions which are formed from single atom or are called simple ions. सिंगल एटम से बनेंगे तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम का आयन, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ही एटम है उसके अंदर। मैग्नीशियम पे दो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एटम कितने हैं, एक ही है, मैग्नीशियम का आयन है। एल्यूमिनियम आयन के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, लेकिन एटम कितने हैं, एक ही एटम है, एल्यूमिनियम का है। ऑक्साइड आयन पे -2 चार्ज है, लेकिन एटम कितना है, एक ही है। दैट्स व्हाई ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल आयंस। क्लोराइड पे 1- चार्ज है, एटम भी कितना है, 1 है। कंपाउंड आयंस को हम कह सकते हैं पॉली एटमिक आयंस। दोज आयंस विच आर फॉर्म फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ जॉइंट एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड आयंस या पॉली एटमिक आयंस। इसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं और उनके ऊपर चार्ज एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया अमोनिया NH4+, so is a compound ion which is made up of two types of atoms joined together, जिसमें नाइट्रोजन के एटम्स मिल रहे हैं आपको और हाइड्रोजन के एटम्स मिल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली कार्बोनेट का आयन है CO3 के ऊपर, CO3 एक कंपाउंड है, ठीक है, CO3। ये जो 3 है आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो आपको सुपरस्क्रिप्ट में लिखना होता है। हमेशा जो चार्ज रहेंगे वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखना होता है, ऊपर लिखना होता है। और जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसको हम कहेंगे कार्बोनेट का आयन हो गया ये। दूसरा है सल्फेट का आयन SO4 और उसके ऊपर कितने चार्ज है, -2 चार्ज है। जैसा मैं लिखकर आपको दे रहा हूं वैसा ही लिखना है, मतलब जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में ही लिखो, जो सुपरस्क्रिप्ट में है सुपरस्क्रिप्ट में लिखो, जो सबस्क्रिप्ट में है उसको सबस्क्रिप्ट में लिखो। तीसरा है नाइट्रेट आयन NO3, कैपिटल NO3, -1 चार्ज होता है इस पर, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन जिसपे, ठीक है, ये भी कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के एटम्स है और उस पर 1 चार्ज होता है। दीज आर ऑल कंपाउंड्स आयंस। कुछ सम कॉमन आयंस देख लेते हैं। अब ये सारे आयंस का आपको लिस्ट बनाना है, जैसे टेबल बनाना है और इसको लिखना है, क्योंकि इसको आपको याद भी रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है ये हम 9th क्लास से ले रहे हैं और इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, सिर्फ आपको कुछ चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है। लर्न करो, प्रैक्टिस करो। आपने एक बार प्रैक्टिस किया, 2 बार किए, 3 बार की, आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सोडियम पे +1 है, पोटेशियम पे +1 है ना, +1 +2 वाले है। क्लोराइड एंड, ठीक है, माइनस वाले, ठीक है, ये भी आप इसको लिख लो और इसको आप क्या करो, याद करो, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब आयंस का क्या काम होता है हमारे बॉडीज के अंदर या हमारे डे टू डे लाइफ में, हमें उसको क्या काम में वो चीज़ें आ रही है। जैसे मान लीजिए हमने इसका मेटल की अगर बात करें तो मेटल्स को हमने जनरली क्या देखा है कि करंट जो है तो उसमें से पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो हम उसको जनरली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज़ करते हैं। या भी कोई भी रिजिड ठोस चीज़ बनानी हो तो हम वहाँ पे जो तो मेटल्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी बायोलॉजिकली हमारे ही बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स यहाँ से वहाँ पास होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू पास होते हैं, नर्व सेल के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पर हम जो है
इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम आर यूज इन द बॉडी इन सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज का चटका लग रहा है, गर्म था और आपको चटका लग गया, उसका सिग्नल आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व सेल्स के थ्रू, न्यूरॉन सेल्स के थ्रू माइंड में जाता है और वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको चटका लगा है, और जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है और आपका हाथ जो है तो पीछे आ जाता है। सो by measuring brain waves caused by nerve impulses due to the movement of sodium ions and potassium ions in brain cells, doctors can tell whether there is any ailment या injury in the brain of a person। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर क्या यूज कर रहा है, सोडियम और पोटेशियम आयंस का यूज कर रहा है। किस चीज में यूज कर रहा है, ब्रेन सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई वहां पे किसी के ब्रेन में जो है कोई इंजरी तो नहीं है। This is done by taking an EEG, that is electroencephalogram of the brain, which shows a graphic record of the electrical activity in different parts of the brain, produced by a device called electroencephalograph by attaching electrodes to the person's scalp as seen in the above photograph या फिर बिलो फोटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे जो आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कि इस बच्चे के, ठीक है, सर पे जो है तो क्या स्कल्प है ना, स्कल्प पे जो है तो अलग अलग जो है तो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम आयंस के थ्रू इसको क्या किया जा रहा है, इस कंप्यूटर के अंदर नोटिस किया जा रहा है। ठीक है, इसको स्टडी किया जा रहा है कि इसके ब्रेन में कहीं इंजरी तो नहीं है। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स जनरली होते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जब एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो वो क्या देता है, सॉल्ट देता है। अब यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हो आपके इसमें। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। ठीक है, इसको भी आप लिस्ट कर लो, लिस्ट बना लो इसकी। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। इसका कलर ब्लू होता है, इसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। आपको ये चीज आगे आने वाली है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है MgSO4, MgSO4। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक में लिख लेता हूँ। ठीक है, Na2SO4। और आयरन सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, FeSO4। ये हो गया हमारा आयरन सल्फेट। सो दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स, और ये उनके क्या है, फॉर्मूलाज होते हैं। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं वन बाय वन। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। डेली जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, सो कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो किस चीज़ के बने हुए, आयंस के बने हुए, उसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स। हमने देखा आयंस कब बन रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर दिया जाए, पॉजिटिवली चार्ज कटायन बन जाता है। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो निगेटिवली चार्ज अनायन बन जाता है। जब कटायन और अनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज आयंस करीब आते हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी को नाम दिया जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में होता है, उन सारे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दीज आर सम आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आप देखोगे कि आयंस बन रहे किसके बीच में, कटायन और अनायन के बीच में। हमने अभी तक देखा कटायन कौन बनाता है, मेटल्स बनाते हैं, और अनायन कौन बनाते हैं, है ना, नॉन मेटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एक मिनट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो Na और Cl। Na जो है वो मेटल है और Cl क्या है, नॉन मेटल है। Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वही इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उस पर माइनस चार्ज आ गया।
इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जिस भी कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है एक सोडियम से और क्लोरीन से। पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ पे हमने लिए कॉम्प्लेक्स आयन है ना, कंपाउंड आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, और एक निगेटिव चार्ज क्लोरीन है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयन आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बढ़ जाता है और करीब आते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड को कहते हैं हम सॉल्ट्स। आप देखोगे कि जनरली मेटल्स जो है वो पहले लिखे जा रहे हैं, ठीक है, मेटल्स को क्या किया जा रहा है? पहले लिखा जा रहा है, और नॉन मेटल्स को बाद में लिखा जा रहा है, एक्सेप्ट NH4Cl। अब ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें कोई मेटल नहीं है तो उसमें हम क्या करते हैं? कटायन को पहले लिखते हैं और अनायन को बाद में लिखते हैं। तो किसी भी कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या उसका वे होता है? पहले आपको लिखना होता है मेटल, बाद में आपको लिखना होता है नॉन मेटल, ठीक है, ये पहला रहेगा, है ना, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बन रहा है। अगर ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल नहीं है, सिर्फ सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल है, जैसे हमने देखा NH4 के केस में, तो इसमें हमें क्या देखना होगा कि पहले हम लिखेंगे कटायन और बाद में हम लिखते हैं अनायन। तो इस तरीके से आपको हमेशा आयनिक कंपाउंड लिखना होगा। इसकी बहुत सारी हम प्रैक्टिस आगे लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। आगे जो है हम नए जो हमारा इस चैप्टर का यूनिट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल।